इलेक्ट्रिसिटी की कहानी शुरू होती है थेल्स से। हाँ, वही थेल्स जिनकी थ्योरम 10वीं क्लास में डराती है। उसके बाद आए पेट्रस पेरेग्रिनस जिन्होंने बनाया पहला मैग्नेटिक कंपास। फिर आए विलियम गिलबर्ट जिन्होंने बनाया दुनिया का पहला इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये थी पिछली वीडियो की समरी। पूरी कहानी को डिटेल में समझने के लिए पिछला पार्ट पहले देख लेना, नहीं तो आधी अधूरी कहानी से तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के बाद आए निकोलो कैवियो, यानी एक और सख्त वैज्ञानिक। ये भाई साहब थे एक इंजीनियर और मैथमेटिशियन। अब इनके जीवन से जुड़ी 3 चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली, इन्होंने जियोवानी बतिस्ता बालियानी के फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, क्या पहली बार में ठीक से नहीं हुआ था? अरे ना रे, बात वो नहीं है, बल्कि ये भी उस एक्सपेरिमेंट पे अपना हाथ साफ करना चाहते थे। अब जब हम इतने गड़े मुर्दे उखाड़ ही रहे हैं तो चलो एक दो और सही। चलो आपको बताता हूँ जियोवानी बतिस्ता बालियानी के बारे में। बतिस्ता ने गैलिलियो के द्वारा टावर ऑफ पिसा के एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूँ चलो। अरे कोई ना, जब तक विज्ञान के तार एक दूसरे से ना जुड़े तब तक मजा कहाँ आता है। तो गैलीलियो ने पकाया एक ख्याली पुलाव, और इस ख्याली पुलाव ने समेटा एरिस्टोटल द्वारा फैलाए गए रायते को। देखो भैया, एरिस्टोटल ने कहा कि अगर आप 2 चीजों को ऊंचाई से गिराएं जिसमें एक भारी और दूसरी हल्की हो तो भारी वाली चीज जल्दी गिरेगी और उसके गिरने की रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा उसका वजन होगा। और पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी इसे ही सच मानती थी। और इसके बाद एंट्री होती है अपने धाकड़ वैज्ञानिक की, यानी गैलीलियो। और यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूं कि विरोध की कीर्तन मंडली के छाती पीटने का समय आने वाला था। तो सबसे पहले गैलीलियो ने अपने ख्याली पुलाव में लीनिंग टावर ऑफ पिसा से 2 पत्थर गिराए जिनमें एक था भारी और दूसरा हल्का। अब गैलीलियो के हिसाब से दोनों गिरे एक साथ क्योंकि ग्रेविटी दोनों पर बराबर लग रही थी। फिर अपने धुरंधर वैज्ञानिक ने इसे प्रूव भी कर दिया और पहुंच गए वैज्ञानिक कम्युनिटी के बीच में और दिखाई उन्हें अपनी कैलकुलेशन और बोला, भाई लोगों, एरिस्टोटल थे गलत, उनकी थ्योरी तो ना चलती, जो वो चिपका के निकल लिए हैं उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रहे उसके सबूत। भाई साहब, सांप सूंघ गया सबको। ऐसे हो गए सब जैसे उनसे किसी ने उनकी किडनी मांग ली हो और बदले में आईफोन भी ना दिया। फिर 2-4 नमूने उठे और बोले ये ना चलेगा बिल्कुल भी, एरिस्टोटल कैसे गलत हो सकते हैं, वो सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मतलब आप हिम्मत देखो लोगों की, कैलकुलेशन में गलती किसी को ना मिल रही पर चौधरी सब बन रहे थे। मैंने कहा था ना, छाती पीटने का समय आ गया है। तो विरोध की कीर्तन मंडली दबादब छाती पीट रही थी और हो गए सब शुरू। मन तो उनका ऐसा कर रहा था कि गैलीलियो को यहीं खोपचे में लेकर खर्चा पानी रसीद कर दे, पर करते कैसे? बंदा था अपनी जगह बिल्कुल सही। अब इस घटना से अपन को यह सीख मिलती है कि ऊपर से गिरती हुई चीजों की रफ्तार उनके वजन पर निर्भर नहीं करती बल्कि ग्रेविटी पर करती है। और मैं वैक्यूम केस की बात कर रहा हूँ, मतलब एयर रेजिस्टेंस छुट्टी पर है। अब इस घटना को जोड़ते हैं अपने दूसरे वैज्ञानिक बतिस्ता से। बतिस्ता ने सोचा हम क्यों भेजें हवा को छुट्टी पर, क्यों ना हवा में घिरती और घूमती हुई चीजों पर हवा से पैदा होने वाले असर को देखा जाए। और यहाँ से शुरुआत हुई एयर रेजिस्टेंस की। उन्होंने पाया हवा में घूमती हुई चीजों का तापमान बढ़ जाता है, यानी हवा के घर्षण से पैदा होती है गर्मी। अब जिस किताब से मुझे ये जानकारी मिली है उसे खरीदने के बारे में भूल कर भी मत सोचना। मेरे जुगाड़ बहुत अच्छे हैं तो मुझे पढ़ने के लिए किताब कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। अगर मेरे जुगाड़ बढ़िया ना होते तो ऐसी किताबों के चक्कर में घर घेर शायद किडनी भी गिरवी रखनी पड़ जाती। अरे मजाक में मत लो, मेरी बात को सीरियस ले लो। इस बार मैं सीरियस हूँ, रुको प्रूफ देता हूँ। इस किताब का PDF वर्जन ही सिर्फ 12,923 रुपए का है। तो ओरिजिनल बुक का अंदाजा आप खुद ही लगा लो। आपको क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे ना रे, सीरियस चीजों के साथ ज्यादा मजाक नहीं करता मैं। चलो इनके बारे में एक और चीज जान लो। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी इन्होंने ही दुनिया को समझाया था। देखो, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन दिया था न्यूटन चचा ने, पर वो इसको आसान भाषा में स्पष्ट नहीं कर पाए। तो अपने सख्त वैज्ञानिक बतिस्ता ने प्रूफ के साथ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन दुनिया को समझाया था। अब इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपने टॉपिक से ज्यादा नहीं भटकना। विज्ञान इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं आपको सारी कहानियां सुनाने लग जाऊं तो शायद मेरा जीवन भी कम पड़ जाए। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो गूगल पर जाओ और लिखो व्हाट वाज द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बाय जियोवानी बतिस्ता बालियानी और पहले 4 लिंक पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, आपने वेट और मास का अंतर किताबों में जरूर पढ़ा होगा, पर यह किसी ने नहीं बताया होगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए किसके गले में हार डाले। अरे कोई ना, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा सब कुछ। उसके लिए भी बतिस्ता को ही हार पहनाना चाहिए। वैसे अब उनकी फोटो पे हार चढ़ ही चुका है। अगर गूगल पे ये चीज सर्च करोगे तो मिलेगी नहीं, इसीलिए तो बोलता हूँ किताबें पढ़ा करो
सब लिखा है उनमें, पर इतनी महंगी किताबों के चक्कर में मत पड़ना। चलो एक किस्सा सुनाता हूँ। जब भी मैं मार्केट से किताबें खरीद के घर लेके आता हूँ तो घर वालों की छाती पे लौटते हैं सांप, क्योंकि मेरी किताबों ने घर का एक पूरा कमरा कब्जा रखा है और अब वो धीरे धीरे कमरे से बाहर झांक रही हैं। तो जब आप किसी की प्रॉपर्टी कब्जाओगे तो रिएक्शन तो आएगा ही। चलो वापस चलते हैं मुद्दे पर, यानी निकोलो कैबियो पर। अरे यही तो है आज की कहानी के हीरो। कमाल है ना, हीरो की एंट्री इतनी लेट हो रही है। अब मैं क्या करूं, विज्ञान ऐसे ही चलता है। यहाँ इतने सारे हीरो हैं कि किसी को नहीं छोड़ सकते, नहीं तो कहानी के तार कैसे जुड़ेंगे। अब इन्होंने किए थे 3 काम। पहला, बतिस्ता और गैलीलियो के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा किया। अब यहाँ से तो इन्हें कुछ खास हाथ ना लगा, पर इसके बाद इन्होंने जो किया और उसके बाद जो बताया उससे वैज्ञानिकों के बीच आ गया भूचाल, क्योंकि बंदा था बिल्कुल सही। इनसे पहले सिर्फ ये माना जाता था कि चार्ज सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इन्होंने यह भी बताया कि चार्ज अट्रैक्ट ही नहीं बल्कि रिपेल भी कर सकते हैं। इन्होंने ये तो बता दिया कि चार्जेस रिपेल करते हैं और उसे साबित भी कर दिखाया, और अपनी एक्सप्लेनेशन में बोला कि जब एम्बर को जानवरों के फर के साथ रगड़ा गया तो चार्ज सिर्फ एम्बर पर ही नहीं बल्कि फर पर भी आया था, और अगर ऐसे 2 एम्बर को अलग अलग फर पर रगड़कर एक दूसरे के सामने लाया जाए तो वो करेंगे एक दूसरे को रिपेल। अब यहाँ तक तो सब ठीक था और वैज्ञानिक कम्युनिटी ने इनके द्वारा दिए गए प्रूफ देख भी लिए, यानी इस बार किसी ने छाती नहीं पीटी। अब हर बार अपनी छाती थोड़ी फोड़ेंगे, शायद पिछली बारी का दर्द अभी भी हो। चलो चलो मजाक बंद, सीरियस मैटर चल रहा है। अब बारी आती है चार्जेस के इस रिपेल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की। अब यहाँ अपना सख्त वैज्ञानिक कर गया झोल, जो किसी के पकड़ में भी नहीं आया, क्योंकि पहले किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। आओ बताता हूँ क्या था वो झोल। इन्होंने बोला कि जब एम्बर को फर के साथ रगड़ा गया तो एम्बर से छोटे छोटे कण जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकते वो निकलते हुए हवा को धक्का देते हैं, जिसकी वजह से पैदा होता है रिपल्शन। हालांकि आज हमें ये बात पता है कि ये झोल झाल वाली बात सही नहीं थी, पर जरा सोचिए हमारी किताबों में लिखी एक एक बात के पीछे कितने वैज्ञानिकों की जीवन भर की मेहनत लगी है, पर हमें ये सारी बातें बताई नहीं जाती। पर कोई ना, मैं बैठा तो हूँ, मैं उखाड़ूंगा आपके लिए विज्ञान के सारे गड़े मुर्दे। अब निकोलो कैबियो के बाद एंट्री होती है विंसेंजो कैस्कारलियो की, जो थे एक मोची, यानी जूते चप्पल ठीक करने का काम करते थे। और ये बंदा पढ़ा लिखा मोची था, मतलब एकदम धांसू टाइप का बंदा। केमिस्ट्री की पढ़ाई कर चुका था और इन्होंने खोजा बोल्गना स्टोन को, जिसे फिलोसफर स्टोन भी कहा जाता है। सुनने में अजीब नहीं लग रहा ना? रुको, अभी लगेगा अजीब। ये एक ऐसा पत्थर था, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा पत्थर जो साधारण चीजों को सोने में बदल सकता था। वेलकम टू द रियल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जानेंगे इसकी सच्चाई से जुड़ी पूरी कहानी नेक्स्ट पार्ट में। अब आपके लिए 2 लाइनें। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।